नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी को बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। जुलाई महीना था 2024 का, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ था। उसके बाद शेख हसीना भाग गई थी। मोहम्मद यूनुस ने पदभार संभाला था। प्रधानमंत्री नहीं है लेकिन कार्यकारी प्रधानमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। 6 महीने के भीतर चुनाव करवाने थे, नहीं करवाए। खालिदा जिया जेल में थी, बाहर आई और फिर देश छोड़कर चली भी गई। और फिलहाल खबर ऐसी है कि सेना ने भी साथ छोड़ दिया है मोहम्मद यूनुस का। सेना भी 2 धड़ों में बटी है और फिलहाल दाओस में, स्विट्जरलैंड के दाओस में जाकर मोहम्मद यूनुस अपना रोना रो रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। Don't come back. Please forgive me. My friends are there. They are brave friends. I'm a brave person too. Think for me. खुद को ब्रेव बता रहे हैं, बहादुर बता रहे हैं, अपने मित्रों को भी बहादुर बता रहे हैं और कह रहे हैं अगर मैं दोबारा नहीं आया तो मुझे माफ कर दीजिएगा। क्यों कहा और ये जो शक्ल आप रोने वाली देख रहे हैं, क्यों ये शक्ल बनी, उसी पर आज चर्चा करेंगे। क्या है इस चेहरे के पीछे की कहानी, उसे बताने के लिए मेरे साथ मौजूद हमारे वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून सर। बहुत बहुत स्वागत। बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप। मोहम्मद यूनुस रो रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं। नहीं, जब कुछ दिनों पहले हमने और आपने एक वीडियो में ये कहा था कि बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होगा और मोहम्मद यूनुस भागेंगे जी, तब तो बहुत सारे लोगों ने सवाल उठाया था कि ऐसे कैसे। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, बहुत सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स ये कह रहे थे कि ये तो एडवांस में बहुत ज्यादा कुछ बोल देता है। और आज देखिए, मोहम्मद यूनुस इंटरनेशनल फोरम पर जाकर, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे जाकर ये कह रहे हैं कि मैं तो बहुत बहादुर हूं, मेरे साथी बहुत बहादुर हैं, लेकिन मैं अगर वापस नहीं आया बांग्लादेश तो मुझे माफ कर देना। देखिए, मैं कुछ भी बोल रहा था ना उस वक्त, तो इसका एक आधार था। और आज की ही मैं घटना बता रहा हूं कि जिस दिन मोहम्मद यूनुस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर बोल रहे थे, उसी वक्त शेख हसीना आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को ऑनलाइन संबोधित कर रही थी। हाँ, वो विजुअली मैंने दिया है। उसमें शेख हसीना ने क्या कहा, आप एक एक लाइन सुनिए। ये बंगाली में है। यही वो तस्वीर है जब वो आवामी लीग के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और ऑनलाइन शेख हसीना इन्हें संबोधित करिए। और एक जगह ये संबोधन नहीं हुआ है, पूरे बांग्लादेश में 370 जगहों पे ये टेलीकास्ट किया गया है और हर जगह पे लगभग इतनी संख्या में आवामी लीग के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। ठीक है। और शेख हसीना कह क्या रही है? शेख हसीना ने सबसे पहले कहा है कि हमें मिलिटेंट्स और रजाकार्स के खिलाफ एकजुट होना पड़ेगा। फिर आगे वो कहती हैं कि आज बांग्लादेश में क्या परिस्थितियां बनी हैं। बांग्लादेश इज इन ग्रिप ऑफ मिलिटेंट्स, उग्रवादियों, आतंकवादियों के चंगुल में बांग्लादेश आ गया है। उन्होंने चीफ जस्टिस को फोर्सफुली रिजाइन करवाया, भीड़ की शक्ल में उसके केबिन में घुस गए और कहा कि रिजाइन करो। वो हमारे शिक्षकों को मार रहे हैं, हमारे जो रिस्पेक्टेड लोग हैं समाज के, उसे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उन्होंने हमारे इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग पे कब्जा करके रखा है। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ बांग्लादेश के दफ्तरों में वो घुस जा रहे हैं बंदूक लेके। पब्लिक सर्विस कमीशन को गन पॉइंट पे रखा है उन्होंने। शेख हसीना आगे कहती है कि ये आंदोलन शुरू कैसे हुआ था कि कोटा को हटा दिया जाए, जो जजमेंट आया था उसके खिलाफ, लेकिन आज ये कहां चला गया? क्योंकि मकसद कोटा हटाना था ही नहीं, मकसद ये था जो आज वो कर रहे हैं। और उसके समर्थक तालियां बजा रहे हैं। उन्होंने ये कहा कि मैंने तख्ता पलट से पहले भी कहा था कि मोहम्मद यूनुस वो इस पूरे आंदोलन का सेंटर है, वो आएगा क्योंकि वो पश्चिमी ताकतें और पाकिस्तान का प्यादा है। ये जो शेख हसीना बता रही है वो कि मैं जब सत्ता में थी उसी वक्त मैंने कहा था कि ये मोहम्मद यूनुस पाकिस्तान और डर्टी पावर्स, उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया है, जो दुनिया की गंदी ताकतें हैं उसका ये प्यादा है। आज वो आ रहा है। वो शेख हसीना कहती है आज हमारे यहां मेट्रो में गोलीबारी हो रही है, हमारे बसों में आग लगाई जा रही है, बांग्लादेश को मिलिटेंसी की आग में झोंका जा रहा है। लेकिन फिर वो कहते हैं इंशाअल्लाह बांग्लादेश एक बार फिर से शांति के रास्ते पर वापस लौटेगा, एक बार फिर चुनाव होगा, एक बार फिर से लोकतंत्र की स्थापना होगी, एक बार फिर से हमारी फैक्ट्रियां खुलेगी,
बाजार गुलजार होंगे, स्टूडेंट्स एक बार फिर से मुस्कुराएंगे। और ये बंगाली में संबोधन था शेख हसीना का, जो कि 370 से ऊपर जगहों पे लाइव टेलीकास्ट किया गया। भारत में शेख हसीना है। मैं बार बार एक चीज बोलता हूं अभिषेक, आप समझिए, आवामी लीग पार्टी थी ना, वो चुनाव लड़ती थी, तभी तो शेख हसीना जीतकर प्रधानमंत्री बनी थी। तो हाँ। कार्यकर्ता तो होंगे ना। बिल्कुल। और बहुत बड़ी पार्टी थी, बांग्लादेश की सबसे बड़ी पार्टी, मतलब आज समझिए बीजेपी या कांग्रेस, इस तरह की पार्टी। शेख हसीना का तख्ता पलट कर दिया। कुछ कार्यकर्ताओं के साथ आपने मारपीट की, लेकिन एक बार जान जाइए, आज भी शेख हसीना के समर्थक वहां हैं। आज भी जो कारोबारी लोग हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो अपनी फैक्ट्रियां बंद होने से नाराज हैं। आज भी जो बाजार में ये जो कत्लो गारत चल रहा है, आज भी बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू, क्रिश्चियन, बौद्ध इस मौजूदा सरकार से नाराज हैं। आज भी बात सिर्फ शेख हसीना की नहीं है, बेगम खालिदा जिया, जो दो सबसे बड़ी पार्टियां, उसके कार्यकर्ता नाराज हैं। जो जातीय पार्टी है, उसके जो चीफ है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ऐसे कैसे चल सकता है। और मोहम्मद यूनुस इस चीज को जानते हैं। उनको पता है कि जब तक खींच सकते हो खींचो। उन्हें पता है कि ये जो छात्र है ना उत्पाती, इनसे देश वेश नहीं चलने वाला। नहीं, खींचने का मकसद क्या है? जितना दिन तक रह सकते हैं प्रधानमंत्री रहेंगे। आखिर इनका मकसद तो यही था ना कि वो जो सीआईए या डीप स्टेट ने जो तख्ता पलट करवाया था, उसकी वजह से ये आए थे। अब वो वहां पे पूरा समीकरण बदल चुका है। वहां ट्रंप आ गए हैं, बाइडेन जा चुके हैं, तो वहां से मदद मिल नहीं रही है। इनको उम्मीद थी कि चाइना से मदद मिल जाएगी। चाइना अराकान आर्मी के जरिए, वो देखिए, एक वीडियो मैंने बताया था कैसे वन बेल्ट वन रोड प्रोजेक्ट के तहत वो किसियाकू आइलैंड जो म्यांमार से होकर गुजरा है, वहां टच करने की कोशिश कर रहा है। तो वहां से इसे मदद मिल नहीं रही है। और चाइना क्यों चाहेगा कि अमेरिका का नेवल बेस मेरे पड़ोस में आके खड़ा हो जाए? वो क्यों पसंद करेगा? भारत के खिलाफ इन्होंने एक तरह से जुबानी जंग छेड़ ही दी है। आईएसआई के अफसरों को अपने यहां बुला ही लिया है। ये सारी परिस्थितियां 1970 की तरह है। 67 से 70 में जिस तरह वहां कत्लो-गारत मचा था, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार हुआ था, पाकिस्तानी फौज के लोग वहां मौजूद थे, रजाकार इस तरह हाथों में बंदूक डंडे लेके घूम रहे थे, सेम टू सेम परिस्थिति है। लेकिन एक फर्क है कि उस वक्त जो पाकिस्तान का शासन था वो थोड़ा सा मजबूत था मिलिट्रली। इनके पास तो फौज सेना ही नहीं है। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, वहां फौज में भी बगावत होने वाली है बांग्लादेश में। हाँ, एक नाम है उस शख्स का जो उनके तरफ है, रहीमुद्दीन इस तरह करके। और जो मीरपुर के जो सेंट्रल कमांड के जो चीफ हैं एहसन साहब, वो शेख हसीना के सपोर्टर है और सबसे ज्यादा पावर भी इनके पास है। और जो मौजूदा आर्मी चीफ है वो बैलेंस बनाकर चल रहे हैं दोनों के बीच। और मौजूदा आर्मी चीफ को इन लोगों ने हटाने की साजिशें शुरू कर दी है। जैसे ही इन्हें लगेगा कि मुझे हटा रही है, जाके मीरपुर कमांड के चीफ एहसन साहब के साथ जाकर मिलेंगे। सेना शेख हसीना के पक्ष में बगावत करेगी, देखिएगा। और ये ज्यादा दिन नहीं है, मैं आज आपको बोल दे रहा हूं, जुलाई और अगस्त उसी वक्त होगा, बरसात के दिनों में जब नदियों में पानी भरा रहता है, बाहर से इन्हें मदद नहीं मिल सकती, उस वक्त होगा ये। और बांग्लादेश एक और इंटरनल अपराइजिंग के लिए तैयार हो रहा है। नुकसान और उसका मैं बताऊं, फिर से हिंदुओं का। अरे मोहम्मद यूनुस भागेगा। वो वहां के लोग, आवामी लीग के कार्यकर्ता, वहां के हिंदू, वहां के क्रिश्चियन, वहां के बौद्ध, ये सब हाथ मिलाएंगे। उधर से अराकान आर्मी है, इधर से भारत है, उधर से चाइना है। इनकी मदद को कोई नहीं आने वाला। और इसलिए मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि अगर मैं वापस नहीं लौटूं तो मुझे माफ कर दीजिएगा। यह समझ गया ये आदमी। और मैं एक महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं, दुनिया में एक आतंकी संगठन है जिसका प्रमुख है काजी शमीम एहसन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार उसकी तस्वीर दिखा दें। काजी शमीम एहसन ने मुलाकात किया, ये देखे, यही वो तस्वीर है मोहम्मद यूनुस से। ये पता है 7.62 स्नाइपर राइफल्स का सप्लायर है, इसने दिया है। और ये इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, और इंटरनेशनल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का हेड भी है। और जो खबर है उसके अनुसार उस स्नाइपर राइफल जो कि बांग्लादेश को प्रोवाइड किए गए हैं, उसके लिए पैसे भुगतान किए हैं आईएसआई ने।
और वो जो स्नाइपर राइफल की जो खेप पहुंची थी वो भारत के बॉर्डर पे जो उल्फा विद्रोही थे जिन्होंने बांग्लादेश में सरेंडर किया था शेख हसीना के समय में। शेख हसीना ने भारत के खिलाफ जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन चल रहे थे उनके देश में सबको निस्तनाबूद किया था। अच्छा एक बात और बताइए, उस वक्त के उग्रवादियों को जेल में ये मोहम्मद यूनुस तो इंटेलिजेंस साझा करने के लिए पाकिस्तान से संगठन बना रहे हैं, आप कह रहे हैं जा रहे हैं, हथियार खरीद रहे हैं, फाइटर जेट, शायद 31 फाइटर जेट पाकिस्तान से खरीदे इन्होंने। इसलिए कहे ना कि ये तो खरीद रहे हैं ना, खरीदा नहीं है ना। और मैं बता रहा हूं पाकिस्तान तो चाह रहा है कि मेरा फुटहोल्ड एक बार फिर से बांग्लादेश में बढ़े और एक कमजोर सरकार के जरिए चाह रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं 67 से 70 तक जो परिस्थिति थी वही आज की परिस्थिति है बांग्लादेश, सेम वही सिचुएशन। पाकिस्तानी फौजें उस वक्त थी बांग्लादेश में, आज भी धीरे धीरे आ रही हैं। इस बार एक नया परिवर्तन क्या हुआ है कि ये स्नाइपर राइफल्स की बहुत बड़ी खेप, कल आईएसआई के एडीजी 3 अफसर बांग्लादेश में थे और वो इधर आए थे चित्तगोंग में कल, और उन्होंने उल्फा के वैसे उग्रवादियों से मुलाकात की थी जिन्हें जेल से यूनुस सरकार ने छोड़ा है। वो शेख हसीना के दौरान इनको पकड़ के जेल में डाला गया था। हाँ, सिलीगुड़ी वाला जो हिस्सा है वहां अटैक करने की साजिश जो है सामने आ रही है। हाँ, और उन्हें वही स्नाइपर राइफल प्रोवाइड किया गया है, ट्रेनिंग दे रहे हैं आईएसआई के लोग कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक बार फिर से मिलिटेंसी को बढ़ाया जाए। अच्छा, ये जो चिकन नेक में सिलीगुड़ी वाला कॉरिडोर है, इससे क्या फायदा है बांग्लादेश पाकिस्तान को? बांग्लादेश पाकिस्तान को फायदा नहीं है। पाकिस्तान क्या देख रहा है कि मेरा सीपीईसी प्रोजेक्ट जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो अभी ब्लॉक हो गया है, काम बंद हो गया है। चाइना का पूरा फोकस अभी है कि म्यांमार के रास्ते कछवाकू आइलैंड में जो उसका जो पोर्ट है वहां पर अपने वो बना ले, कंप्लीट कर ले। और इसलिए म्यांमार में शान प्रांत में जो विद्रोही है ना उसको वो फंड कर रहा है, अराकान आर्मी वगैरह से बहुत लोग हैं, तो वो हथियार चाइना, तो वो जैसे ही म्यांमार में वो रास्ता लगभग विद्रोही के कब्जे में आ गया, वो कंप्लीट हो जाएगा तो पाकिस्तान की तरफ से ध्यान नहीं जाएगा। चाइना को कुछ नहीं चाहिए, उसको सिर्फ एक पोर्ट चाहिए इंडियन ओशन में, वो चाहे ग्वादर मिले या कछवाकू आइलैंड मिले। ठीक है। अब पाकिस्तान देख रहा है कि अगर इधर चाइना का ध्यान चला गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। हाँ। तो उसने भारत के नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी को जब जमीन गर्म करेगा तो भारत की फौज का ध्यान यहां पे आएगा। और इस बीच वो क्या करेगा कि गिलगिट बाल्टिस्तान में जहां ब्लॉक करके बैठे हैं वहां पे वो सेना द्वारा बमबारी करा के उसको साफ कराएगा, चाइना से बोलेगा कि लीजिए बनाइए। ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस के भी अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। जनवरी में हम हैं, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, 3-4 महीने, जुलाई अगस्त तक ये लगभग 5-6 महीने, 6 महीने हो चुके हैं, 7वें महीने में है और 5-6 महीने और, तो लगभग साल भर का इनका कार्यकाल हो जाएगा। ये भी अपने आप को प्रधानमंत्री कह सकेंगे। तो जिस तरीके से शेख हसीना देश छोड़कर भागी थी, वैसे ही क्या मोहम्मद यूनुस भी, जिस तरीके से उन्होंने दाऊस में कहा है। एक चीज आपने टेक्निकली गलत बोली, ये कभी भी बांग्लादेश का प्रधानमंत्री नहीं कहलाएगा, क्योंकि बांग्लादेश के संविधान के अनुसार जो चुनाव जीत कर नहीं आया है और ये अंतरिम सरकार का सिर्फ एक केयर टेकर है। मैंने टेक्निकली नहीं बोला पंकज जी, मैंने कहा खुद को क्या खुद को मान सकेंगे, हाँ मैं बांग्लादेश का प्रधानमंत्री रहा हूं 1 साल तक। चलिए, कार्यकारी लगा लीजिए, ठीक है, अंतरिम सरकार का केयर टेकर, अंतरिम सरकार के केयर टेकर और अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पर काम करें बांग्लादेश में। अब ज्यादा दिन इनके नहीं बचे हैं। शेख हसीना की जल्द ही बांग्लादेश में वापसी होने वाली है, जिसकी चर्चा भी लगातार की जा रही है और कहा जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप से अच्छी बनती है शेख हसीना की, और ट्रंप के आने के बाद चीजें बदलेगी बांग्लादेश में, और वो धीरे धीरे बदल भी रही हैं। वो भले ही वीडियो कॉल के जरिए लेकिन चुनावी प्रचार अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रही हैं। ये एक पॉजिटिव साइन। अब देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश में आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है। पंकज जी धन्यवाद। दर्शकों चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।